वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक्सेल NCIS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो बच्चों, हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको इनेबल किया जाए कि हाउ टू रीड द पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और जहाँ तक इंडियन पॉलिटी की बात है तो इंडियन पॉलिटी हमेशा से ही एक पोटेंशियल है और आपके इस सिविल सर्विस प्रिपरेशन का जो फाउंडेशन है उसमें पहला पिलर है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग कुछ आंसर्स राइटिंग भी करेंगे। उसके पहले आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रूप में दिया गया है, इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह काफ़ी सिग्निफिकेंट वेटेज है। जैसे ही हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर दैट इज कॉल्ड विलेज पंचायत और जो पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी चीज़ें व्यवस्था है उसके बारे में समझना है। लेकिन हम लोग जब सिविल सर्विसेज में जो अपने सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ दिया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में समझना, उसके बारे में एक अच्छा नोट्स तैयार करना, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ना, आज के लेक्चर में हम लोग इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझते हैं और एक अपने अंडरस्टैंडिंग को और बिल्डअप करते हैं। जब भी हम लोग PRI, शॉर्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को PRI, तो हमेशा आप लोग एक टॉपिक है कि रूरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ न रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, मीन्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन तीनों ही टॉपिक को तैयार करना है। तो थोड़ा एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हुए और आप हमसे जुड़ सके, सब्जेक्ट में एक नेचुरल इंटरेस्ट आए, उसके लिए एक स्टोरी शेयर करते हैं कि जब भी हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये आखिर क्यों जरूरत पड़ा। मतलब ये क्वेश्चन से हम लोग शुरू करें कि व्हाई देयर वाज ए नीड फॉर ए PRI इंस्टीट्यूशन। जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर कुछ खाका तैयार किया गया कि किस तरह से भारत का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि उस समय इंडिया, इट इज बोला जाता है कि इट इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन द विलेजेस। इसका मतलब है कि भारत का यदि विकास करना है तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि द रूरल डेवलपमेंट इज इनएविटेबल। रूरल डेवलपमेंट कैसा है ना, इनएविटेबल है। जो भी एस्पिरेशन है उसको हासिल करने के लिए रूरल डेवलपमेंट होना जरूरी है। और डेवलपमेंट का मतलब एम्पावरमेंट से है कि सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो सारी बातें ना रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। तो जब 1952 के आसपास दो प्रोग्राम शुरू किया गया। एक का नाम क्या था ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम का नाम क्या है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CDP। और उसी के साथ एक और प्रोग्राम चलाया गया जिसको बोलेंगे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES स्कीम। तो दो प्रोग्राम शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था ना, दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट लाना। तो हमेशा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझेंगे रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये दोनों चीज़ों को चलाया गया। अब 6-7 सालों के बाद इसका असेसमेंट किया जाएगा कि आखिर जो स्कीम्स चलाया गया भारत सरकार के द्वारा उनका क्या ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट है। तो जैसे उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए ना कुछ कमेटी बनाया गया। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, द बलवंत राय मेहता कमेटी। जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग तो 2-3 कमेटीज आपके दिमाग में रखना है। एक द बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड कौन से कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक, अशोक मेहता कमेटी। सो बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड अशोक मेहता कमेटी। थर्ड जो लेवल है दैट इज कॉल्ड GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी। एंड फोर्थ क्या है ना, LM सिंघवी कमेटी, है ना। कई बार स्टेट PCS में ये पूछा गया है कि व्हिच कमिटीज आर रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो दिमाग में सेट हो गया होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी।
तो अभी स्टोरी में फिर वापस आते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2 स्कीम्स चलाया गया, एक CDP और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग द रूरल डेवलपमेंट, टू असर द रूरल डेवलपमेंट। अब उसके इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए ना बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का क्या ऑब्जर्वेशंस था? ऑब्जर्वेशन ये था कि एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। कैसा? ना 3 टियर स्ट्रक्चर। ये इस कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बात क्या किया कि 3 टियर स्ट्रक्चर की स्थापना की जाए और 3 टियर स्ट्रक्चर को बनाया जाए। आखिर ये क्यों जरूरत पड़ी? ना इसके लिए जरूरत पड़ी कि अभी जो हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे जो सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ना DC के ऑफिस से ही सारा काम होगा। लेकिन जो रूरल एरिया पे जाएंगे, जिसको हम लोग बाद में और विलेज के पॉइंट में देखेंगे, तो वहाँ पर अलग अलग इशूज हैं। देयर आर द नंबर ऑफ इशूज विच आर वेरी लोकल इन द नेचर। तो यहाँ पर जो रूरल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक इफेक्टिवली नहीं पहुँच पाता है। सेकेंड थिंग कि जो लास्ट लाइन के जो रेसिपिएंट हैं वो इतने एम्पावर नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए उनको एम्पावर करना जरूरी है, वहाँ पावर देना जरूरी है। समझ में आया? तो इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रेकमेंड किया कि एक 3 टियर स्ट्रक्चर को बनाया जाए। और उस 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब है कि जिसको कि PRI बोला गया, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट इंटरमीडिएट लेवल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस तरह से 3 हायरार्की में बनाया जाएगा। और इसी के आलोक में, मतलब इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आलोक में सबसे पहले ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन राजस्थान में बना। ये कहानी जानते होंगे सब लोग। अब क्या हुआ कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस चला और कुछ समय के बाद फिर ये संस्था नॉन परफॉर्मिंग हो गया। ठीक कि मतलब हमने बना तो दिया लेकिन उस तरह के पावर्स या अथॉरिटी नहीं दिए थे, तो जिसके चलते ये ऑर्गन इंस्टीट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा था। तो भारत सरकार ने फिर एक कमेटी बनाई। क्या कमेटी बनाई कि एसेस किया जाए कि इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को किस तरह से रिवाइटलाइज किया जाए, किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। तो रिवाइटलाइजेशंस के लिए अशोक मेहता कमेटी बना। कब? 1977 में। तो अशोक मेहता कमेटी किस लिए बनाया गया था? न पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिवाइटलाइजेशंस के लिए, न प्रॉब्लम्स अभी कहाँ है। तो अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि जो 3 टियर स्ट्रक्चर है उसको 2 टियर स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टियर स्ट्रक्चर, अशोक मेहता कमेटी 2 टियर स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जाए। और भी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अभी एक आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाए उसके लिए मेन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो 2 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंडेशन आया, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने के पहले ही सरकार गिर गई। तो ये अशोक मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है वो कहाँ चले गए? डस्टबिन में। इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर समय के साथ साथ और दौर चला ना। अब हम लोग अराउंड 1980 के आसपास हैं। सो 1980 के आसपास क्या हुआ कि जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे, रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज थे, उसको कहीं ना कहीं से बाईपास किया जा रहा था। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सारे लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट सारे पॉलिसीज़ को ले रहा था। तो उस समय एक कॉन्सेप्ट चला जिसको बोलते हैं क्या ना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, दैट इज ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना। हम लोग का जो संविधान है उस संविधान के आर्टिकल 40 में क्या बात की गई है ना, आर्टिकल 40 क्या बात करता है कि आर्टिकल 40 एक विलेज रिपब्लिक्स की बात करता है ना। आर्टिकल 40 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग का ना पंचायत जो भी विलेज है वो विलेज रिपब्लिक्स की तरह काम करेगा। और ये विलेज रिपब्लिक्स क्या है? विलेज रिपब्लिक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, कि मतलब जो उसके पास जो नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी हो कि वो एक डेवलपमेंटल फंक्शन के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अपने कैपेसिटी में कर सकता है। तो हम लोग इसको और समझेंगे डिटेल्स में अगले पार्ट में। अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन क्यों किया गया था, कि भारत सरकार द्वारा
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को चलाया गया, उसके असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए चलाया गया। प्रॉब्लम कहाँ आई? क्योंकि ना जो 3 टियर सिस्टम नहीं था, तो कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि इसमें 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। यहाँ तक बात हो गई। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आया। उसमें क्या बात हुई कि जो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है उसको 2 टियर स्ट्रक्चर से रिवाइटलाइज किया जाए। तो आपको किस तरह की स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि अशोक मेहता कमेटी टॉक्स अबाउट द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब हम लोग जीवीके राव कमेटी के आसपास हैं। तो जीवीके राव कमेटी के समय आते आते क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विलेज पंचायत को बाईपास करने लगा। तो एक तरफ देखेंगे हम लोग कि कुछ कमिटीज हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। इनका फोकस क्या है कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो किसके थ्रू होना चाहिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लेकिन सेकेंड हाफ, दूसरे हैंड में हम लोग देखेंगे तो कुछ कमिटीज हैं, जैसे कि कुछ कमिटीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल दंतवाला कमेटी, ठीक है। उसी तरह से और कुछ 80s एंड 85s के टाइम में कमिटीज आया, जिनका फोकस क्या था कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माने ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये रूरल डेवलपमेंट के लिए मेन जो नोडल ऑफिस होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच में चल रहा था। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर एक सेकंड ARC है, ARC2, उसने भी क्या रिकमेंडेशन दिया कि सेकंड ARC टॉक अबाउट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंटल प्रोसेस का मेन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इसके बीच में जीवीके राव कमेटी बना, और ये जीवीके राव कमेटी किसने बनाया था ना, उस समय प्लानिंग कमीशन। तो जीवीके राव कमेटी का मेन रिकमेंडेशन क्या था कि इस डेमोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ, द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको ना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसका मेन कोर होना चाहिए, इस पे बात थी। अब इन सब के बीच में जो क्वेश्चन उठा कि बातें तो हो रही है सब थियोरेटिकल लेवल पे, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं फंक्शन कर रहा है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के मर्सी पे काम कर रहा है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई देयर वाज ए नीड फॉर रिकॉग्निशन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने बात करी कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए। कैसा रिकॉग्निशन? न कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। इससे फायदा क्या होगा? इससे न स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा, और स्टेट का ये एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। स्टोरी समझ में आया? तो ये पूरा बैकग्राउंड है इस पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तैयार करने का। ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या बात हो रही है कि दैट की जो रूरल डेवलपमेंट इट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक, और उस रूरल डेवलपमेंट को कैसे किया जाएगा? इनिशियली स्टार्टेड विद 2 प्रोग्राम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। उसके असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कमेटी बनाया ना, पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने 3 टियर स्ट्रक्चर का रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद जैसे राजस्थान में पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना। ठीक, उसके बाद ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जर्नी हम लोग को दिमाग में रखना है। तो ये अराउंड 70s तक आते आते ये डाउनफॉल हो गया। जैसे कहीं कहीं बना था तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक तरह से वैनिश होते चला गया। 1977 में फिर नई जो गवर्नमेंट बनी, दैट इज कॉल्ड जनता गवर्नमेंट, उसमें अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। अशोक मेहता कमेटी ने रिवाइटलाइजेशंस के लिए रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन अशोक मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि न सरकार उस समय गिर गई थी। फिर आगे चल के 1984 के आसपास न प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाया जिसका नाम क्या था न जीवीके राव कमेटी। उस समय प्रॉब्लम क्या था? मेन फोकस एरिया कि दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कि जो डेमोक्रेसी है हम लोग के भारत में, किस तरह की डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि जैसे देयर इज पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो भारत के सिटीजन्स हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, है ना। जैसे MPs, MLAs, उसको क्या बोलेंगे?
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है, और वो गवर्नमेंट लॉज, पॉलिसीज ये बनाता है किसके लिए? फिर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत का संविधान हमारे यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करता है। तो इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पावर, एक्चुअल पावर कौन एक्सरसाइज करता है? इलेक्टेड है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव माने एमपीज, एमएलए जो सरकार बनाता है, ठीक। और वो सरकार फिर किसके लिए अकाउंटेबल होगा? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेनिफिट वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कैसा बनाना? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, है ना। इसी के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, लाया गया। तो ये जीवीके राव कमेटी जब आई, हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं ना, 1984 के आसपास। इस समय देखा गया कि ये जो इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है इसको बाईपास किया जा रहा है। तो जीवीके राव कमेटी ने किसके फोकस किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोर होना चाहिए डेवलपमेंटल प्रोसेस का, ठीक। उसके बाद और आगे बात चलती है कि एलएम सिंघवी कमेटी का समय आया। तो एलएम सिंघवी कमेटी कब? 1985-86, है ना, 86 के आसपास। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला कि सारे ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के मर्सी पे अभी सिस्टम चल रहा है, इसीलिए उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं हो रही है। जब भी हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं ना, 4 लिमिटेशंस या 4 प्रॉब्लम, जिसको कि हम लोग 4F से दिखाते हैं, है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिमिटेशंस की बात होगी जो आपका एम लक्ष्मीकांत के बुक में नहीं है। कैसे याद रखेंगे? 4F मीन्स फंड, सेकंड फंक्शंस, फंड फंक्शंस, थर्ड फंक्शनरीज, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? फंक्शनरीज, एंड फोर्थ इज द फीडबैक एंड द फ्रेमवर्क। इसको याद रख लेना है ना, मेंस के लिए आपको हेल्प करेगा ना। फंड, फंक्शन, फंक्शनरी एंड फ्रेमवर्क। कोई भी इंस्टीट्यूशंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से यहाँ पर कल्पना किया गया है कि इट एक्ट एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कैसा इंस्टीट्यूशन? सेल्फ गवर्नमेंट। इसके पास वो नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी हो कि अपने फंक्शंस को कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? IST। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 4F, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी एंड फीडबैक, ठीक। तो इसके लिए फिर और सारे, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे उसको हम लोग जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस की बात होती है कहाँ पर ना, जब हम लोग एलएम सिंघवी कमेटी में बनते हैं। अब एलएम सिंघवी कमेटी के बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। जैसे जानते हैं कि कौन कितने गवर्नमेंट रिलेटेड है इससे लिए। सबसे पहले ना राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो ये फाइनली ये एक्ट नहीं बना। उसके बाद किसका सरकार आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आया, राइट। उसके बाद थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड PV नरसिम्हा राव, उसके कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल लाया गया और वो बिल फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब बना? 1992 में, है ना, याद रखेंगे डेट ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बना है, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ है? 93, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक नए शेड्यूल के साथ जोड़ा गया। और कौन सा शेड्यूल जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है? बताओ ना, शेड्यूल नंबर 11, ठीक है। और आर्टिकल 243 से लेके 243O यहाँ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। चैप्टर का नाम क्या है ना? द पंचायत। और इसमें कितने टोटल आइटम्स हैं? 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, ठीक। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है, आज हम लोग बेसिक एक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में देखें कि जब भी हम लोग JPSC का मेंस का तैयारी करेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल डेवलपमेंट और साथ में ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको क्लब करके तैयार करना है।
ठीक। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको कैसा बनाना, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जो नीचे के सबसे बॉटम ऑफ हायरार्की है उनको पावर एंड अथॉरिटी देना। तो ये सारी बातें हैं। और ये कैसे शुरू होता है ना, 2 प्रोग्राम्स के थ्रू शुरू होता है। असेसमेंट के लिए बहुत सारे कमिटीज बनती है, उन कमिटीज का रिकमेंडेशंस आता है और धीरे धीरे ये 3 टियर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद देखें हम लोग कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा और इस कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में द पंचायत बनता है और एक नया शेड्यूल जोड़ा जाता है, नए आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं और इस तरह से एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनता है जो ये भारत के संविधान का यूनिक स्ट्रक्चर है। ये वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। और भी चर्चा करेंगे तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी बात करेंगे। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, तो हमारे साथ बने रहेंगे एंड यू शुड कीप वॉचिंग अवर द वीडियोज। टेक्स्ट बुक को पढ़ें, इधर उधर का ज़्यादा ना सोचें, अपने रीडिंग हैबिट पे फोकस करें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।